नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले करीब 3 हफ्ते से राज ठाकरे जिस तरह से अचानक से सक्रिय हुए हैं, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। एक तरफ राज ठाकरे ने एनसीपी चीफ शरद पवार की नाक में दम कर दिया है और दूसरी तरफ शिवसेना के खिलाफ उसी की भाषा में, उसी के अंदाज में, उसी के पुराने मुद्दों पर मोर्चा खोलकर पूरी की पूरी शिवसेना को बैकफुट पर ला दिया है। फिर राज ठाकरे जहां जातिगत राजनीति का आरोप शरद पवार पर लगाते हैं, वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए उन पर हमला बोलते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे आखिर किसकी तरफ से खेल रहे हैं? क्या वो बीजेपी के फायदे के लिए अचानक से मैदान में कूद गए हैं, या फिर वो किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं? इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी जी मौजूद हैं। नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। ये बताइए कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त नाम का सिक्का चल रहा है, दरअसल वो है किसका सिक्का? अंजू जी, महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे जो आजकल हिंदुत्व के मुद्दे पर आ चुके हैं, बहुत ही कड़वा हिंदुत्ववाद लेकर राज ठाकरे आजकल बातें कर रहे हैं, अयोध्या में जाने की बात कर रहे हैं। और यही एक बात मन में आती है कि राज ठाकरे अचानक से कैसे हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गए। सवाल यही है कि अचानक क्यों? राज ठाकरे वैसे तो पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर कुछ साल पहले आए थे, जिन्होंने अपना झंडा भी बदल दिया था। वो भिन्न भिन्न रंग वाला झंडा बदलकर उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा अंकित करके भगवा ध्वज ले लिया था। तभी से उन्होंने हिंदुत्व की बात करना शुरू कर दी थी। लेकिन आज वो अजान के मुद्दे पर जो भी कुछ बात कर रहे हैं, लाउड स्पीकर के मुद्दे पर जो भी कुछ बात कर रहे हैं, वो हैरत में डालने वाला है कि अचानक राज ठाकरे ऐसा क्यों कहने लगे। इतना ही नहीं, 2019 की इलेक्शन में वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। वही राज ठाकरे आज शरद पवार के पीछे 3 साल बाद हाथ धोकर पड़े। अगर इन सारी बातों को देखे तो लगता है कि राज ठाकरे ने अपना मन बदल दिया है। लेकिन ये मन क्यों बदला है, ये भी जान लेना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि ये सिक्का है किसका, यही एक सवाल सबके मन में है कि ये सिक्का खुद राज ठाकरे का है या राज ठाकरे को सिक्का बनाकर किसी ने उछाला है। वैसे तो ठाकरे को सिक्का बनाना आसान नहीं होता, ऐसे अब तक कहा जाता था। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ठाकरे परिवार के किसी सदस्य को सिक्का बनाकर उछालना उतना ही आसान है ऐसा लग रहा है। इसीलिए मन में शंका आती है, क्या राज ठाकरे खुद नया टॉस खेल रहे हैं? क्या राज ठाकरे को सिक्का बना के कोई टॉस कर रहा है? और ये वही व्यक्ति हो सकता है जिसका महाराष्ट्र की राजनीति में फायदा होने वाला है। और एक मन में ये आशंका है, मैं ये दावा तो नहीं करता हूं, मन में एक आशंका है कि राज ठाकरे शरद पवार को हित पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं क्या? ये सवाल और आशंका भी मन में आ जाती है अंजू जी। ये जो आशंका आप जता रहे सुशील जी, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि देखने में तो ऐसे लग रहा है कि राज ठाकरे बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं, लेकिन राजनीति में ही कहा जाता है जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कतई नहीं दिखता है। तो ये जो आशंका आप जता रहे हैं कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं हो कि शरद पवार के पाले में खेल रहे हो, उनको हित पहुंचाने के लिए खेल रहे हो, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, आमतौर पर अगर कहा जाए, देखा जाए, समझा जाए इस चीज को, तो ऐसा लगता है कि शरद पवार के ऊपर जातीयवाद का आरोप लगाया राज ठाकरे ने। ये भी सही बात कही उन्होंने। मतलब शरद पवार उस पर तिलमिला भी गए हैं। मैं महत्व नहीं देता बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। एक अकेले शरद पवार नहीं, अजीत पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटिल,
सारे के सारे राज ठाकरे के ऊपर टूट पड़ रहे हैं। साथ ही साथ हिंदू धर्म की बात करते हुए अजान के ऊपर लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाए जाने की उन्होंने मांग की है। लगता तो ऐसे है देखकर कि राज ठाकरे हिंदुत्व की पारी खेलते खेलते भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन इसके दो पहलू है। एक, राज ठाकरे अपनी खुद की पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। मतलब अभी यही समय है राज ठाकरे के लिए, क्योंकि राज ठाकरे ने जब 96 में मनसे का निर्माण किया था, तब उसके ठीक बाद वाले इलेक्शन में, मतलब 2009 के इलेक्शन में राज ठाकरे को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। मतलब 12 के आगे 2 अंकों में विधायक चुन के आए थे। नासिक जैसी महानगर पालिका राज ठाकरे के मनसे के पास आई थी। पुणे में अच्छे सीट आए थे, मुंबई में अच्छे सीट आए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में। लेकिन अगले वाले हर इलेक्शन में राज ठाकरे की पार्टी अधोगति की तरफ बढ़ गई। मतलब धीरे 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 सब खत्म होता गया। एक विधायक चुनकर आया, 14 में भी एक जो पूना डिस्ट्रिक्ट से आया, और 19 में भी एक जो ठाणे से आया। मतलब विधायकों की संख्या ट्रेमेंडियसली कम हो गई। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राज ठाकरे के हाथों से निकलकर, ठीक से समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। राज ठाकरे के सबसे अच्छे विधायकों में से जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। राम कदम राज ठाकरे के पास ही थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और एक है प्रवीण दरेकर, जो नेता विपक्ष है विधान परिषद में, वो भी राज ठाकरे की पार्टी में थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मतलब राज ठाकरे की जो भी ताकत है वो हटकर भारतीय जनता पार्टी में जा रही। इसका मतलब साफ है कि जितना राज कम होते गए उतनी भाजपा बढ़ती गई है। ये नासिक और मुंबई की बात कर रहा हूं। राज ठाकरे का पुणे में रुतबा कम हुआ और वहां पे भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता में आ गई। मतलब राज ठाकरे का कम होना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। अगर अब राज ठाकरे बढ़ते हैं तो फायदा किसका है? राज ठाकरे बढ़ते हैं तो नुकसान स्वाभाविक तौर पर जैसे फायदा हुआ था वैसे नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। फायदा उस पार्टी को मिलने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी को कम करना चाहती है। ये एक बात। दूसरी बात अंजू जी, वोटों का बंटवारा भी हमें समझ लेना चाहिए। वोटों का बंटवारा अगर होता है तो वो किसके पक्ष में जाता है ये भी हमें समझ लेना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में आज तीन क्षेत्रीय पार्टियां काम कर रही है। एक शिवसेना, 2 एनसीपी और 3 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब इन पार्टियों में से किसी भी पार्टी के वोट इधर उधर जाते हैं तो फायदा किसका होने वाला है, ये बात, वोटों के बंटवारे वाली बात हमें ठीक से समझ लेनी चाहिए। तब हम इस नतीजे पर आ सकते हैं क्या राज ठाकरे का ये कदम भाजपा को फायदेमंद होगा, एनसीपी को फायदेमंद होगा या शिवसेना को फायदेमंद होगा। अंजू जी, अभी जो मौजूदा समीकरण है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि जब जब राज ठाकरे को नुकसान हुआ फायदा बीजेपी को हुआ, अब अगर राज ठाकरे को फायदा होता है शिवसेना के रूठे हुए कार्यकर्ताओं के आने से, तो नुकसान आपकी नजर में बीजेपी को हो रहा है। लेकिन फिर उनके अचानक उठ खड़े होने से क्या ये माना जाए कि एनसीपी को फायदा होगा? देखिए, आपने ही एक वीडियो किया था, जीत किसकी होगी हार किसकी होगी। कोल्हापुर इलेक्शंस में शिवसेना ने अपनी सीट कांग्रेस को दे दी। बिल्कुल, ये एकमात्र सीट नहीं थी जो कांग्रेस को शिवसेना ने दी है। और एक है देगलूर वाली, नांदेड़ से देगलूर विधानसभा क्षेत्र आता है, वो भी सीट इसी तरह से कांग्रेस को शिवसेना ने दे दी थी। जीत किसकी होती है इससे ज्यादा महत्व है हार किसकी हो रही है। कौन हारा कौन जीता वो रोजा वाला सवाल अगर पूछे तो कौन हारा इसका जवाब शिवसेना हारी ऐसे ही मिलता है।
शिवसेना लगातार हारती चली जा रही है। शिवसेना से उसका वोटर रूठ रहा है। मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। कार्यकर्ता तो रूठता है, मनाया जाता है, जितने भी आर्थिक सोर्सेस आप उसको अवेलेबल करके दोगे वो फिर से जुड़ जाता है। उसके राजनीतिक करियर को अगर आप निखारोगे तो फिर से वो जुड़ जाता है। वोटर जो होता है, मतदाता जो होता है, वो शिवसेना से रूठ रहा है, क्योंकि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी हुई। जैसे राज ठाकरे पहले मराठी के मुद्दे पर थे, वैसे शिवसेना भी पहले मराठी के मुद्दे पर ही थी। उसके बाद शिवसेना निकली हिंदुत्व की ओर, और हिंदुत्व पाकर शिवसेना ने बहुत बड़ा यश भी प्राप्त कर लिया। महाराष्ट्र में 2 बार सत्ता में आने का अवसर भी शिवसेना को मिला। केंद्र में जब जब भी भाजपा की सरकार आई, तब तब शिवसेना केंद्र की सत्ता में भी सहभागिता ले चुकी है। शिवसेना से रूठ रहा है शिवसेना का मतदार जो हिंदुत्व को मानता है। शिवसेना का हिंदुत्व बहुत ही कड़वा, अग्रेसिव हिंदुत्व है। अब चूंकि शिवसेना ने हिंदुत्व की व्याख्या ही बदल दी है। वो चोटी जनेऊ वाला हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए, ऐसे भगवा वाला हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए, अक्सर बातें उद्धव ठाकरे करते आए हैं। वो वाली बात अगर हम जान ले तो ये आक्रामक रुख जो शिवसैनिक अपनाता था, उसके लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मेल जमा कर काम करना बहुत कठिन है। जिन्होंने अब तक हिंदुत्व को नकारा है, उन्हीं के साथ बैठकर इन कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को काम वोट देना कठिन है। अब स्वाभाविक ये बात है कि शिवसेना का वोटर कहीं और निकल जाएगा। कहीं और निकल जाएगा तो जाएगा कहां? ये पजल है। जैसे बच्चों को होती है ना कॉमिक्स में पजल, इसको रास्ता दिखाओ, इसको अपने खाने तक पहुंचाओ। वैसे शिवसेना के मतदाताओं को हिंदुत्व के खाने में पहुंचाना है, तो यह पजल सॉल्व होता है बीजेपी के कटघरे में आके। मतलब हिंदुत्ववादी जैसे ही रास्ता निकालता निकालता आता है, वैसे वो बीजेपी के पास आके रुकता है। चाहे वो कट्टरतावाद हो या थोड़ा सौम्यता हो, लेकिन बीजेपी के पास हिंदुत्व है, ऐसा उन मतदाताओं को लगता है। अब ये मतदाता अगर बीजेपी के पक्ष में चला जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा शिवसेना का। पहले वो तो करना ही है शरद पवार को। मतलब प्रादेशिक पार्टी अगर खत्म होती है तो ही एनसीपी पनप पाएगी ना। तो शिवसेना को खत्म करने की बात तो ये तो अच्छी है, चलो, लेकिन जा रहा है बीजेपी की तरफ, यह बहुत डेंजरस है। अब इसके लिए कोई और रास्ता निकालना जरूरी है। ये भी मैं अगले बताऊंगा आपको अगली बार। जब शिवसेना से निकला हिंदुत्ववादी वोटर बीजेपी में सीधा न जाकर विभाजित हो जाए और वो मनसे में चला जाए, तो नुकसान बीजेपी का होने वाला है। मतलब और एक नुकसान हो गया। जैसे शिवसेना का हो गया, निकल गए लोग, वैसे बीजेपी का हो गया, नहीं मिले लोग। फायदा तो ये तो मामला है। मतलब इधर से निकलेंगे और बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, कुछ मनसे की तरफ जाएंगे। मनसे इतना नहीं बढ़ेगी जितना बढ़ना चाहिए, जो खतरा साबित हो एनसीपी के लिए। अगर इस तरह से भाजपा की ग्रोथ को रोका जाए, शिवसेना को डैमेज किया जाए, तो प्रादेशिक पक्ष के रूप में, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरेगी तो एनसीपी। इसका फायदा सीधा सीधा एनसीपी को होने वाला है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते हैं तो दूसरों के लाइनों को छोटा कीजिए। ये मैं उल्टा बता रहा हूं आपको। दूसरों को लाइनों को छोटा कीजिए। यही है शरद पवार की राजनीतिक रणनीति। वो हमेशा खुद अगर बड़ा नहीं हो सकते तो दूसरों को छोटा कर देते हैं, अपने से कद उनका छोटा कर देते हैं। तो बीजेपी का भी कद छोटा, शिवसेना का भी कद छोटा, और मन से तो ऐसे ही छोटे कद वाली ही है। तो उससे अभी तो कोई खतरा नहीं है। तो इसी खतरे को टालने के लिए ये सारी बातें की जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। और आगे अगर हम देखें कि
किन किन क्षेत्रों में ये होने वाला है, महाराष्ट्र के भी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अंजू जी। तो क्या मैं ये समझूं कि शिवसेना इस गणित को भांप रही है, इसीलिए संजय राउत ने कहा कि ओवैसी है बीजेपी के राज ठाकरे? हाँ, वो तो ओवैसी कहने वाली बात तो बहुत आसान है, क्योंकि ओवैसी का नाम लेकर ही शिवसेना वोट बटोर सकती है महाराष्ट्र में। जितना ओवैसी बात करेगा उतना शिवसेना हिंदुत्व के वोट बटोर पाएगी, ये तो स्वाभाविक है ओवैसी का नाम लेना। लेकिन बीजेपी के ओवैसी राज ठाकरे है, ये जरा मेरे समझ के परे है। मतलब अगर राज ठाकरे ओवैसी है ही, वैसे तो ओवैसी है नहीं, अगर है ही तो एनसीपी के हो सकते हैं, बीजेपी के नहीं। मैं आपको यही समझाता हूं कि जरा क्षेत्रीय बैलेंस देखिए क्या है सीट का। महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सीटें हैं, उसमें से अर्बन एरिया की, शहरी एरिया की, नागरी भाग की सीटें बहुत ज्यादा है। मतलब अकेली मुंबई शहर में 45 के करीब सीटें विधानसभा की आती है। ठाणे, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, ये अगर एरिया देखा जाए तो ये मामला पहुंच जाता है 60-65 तक। पुणे, नासिक को जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 100 के करीब। महाराष्ट्र के अन्य 30 जिलों में अगर 60 भी सीटें हम देखें तो 150 या 160 के करीब अर्बन एरिया की सीटें आती है, और इसमें बहुत अच्छा प्रभाव रखती है भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आपको बता दूं कि पुणे, ठाणे, मुंबई और नासिक, इन शहरों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि नासिक की महानगर पालिका भी बीजेपी ने ले ली है, पुणे में भी अपना कब्जा बना लिया है, मुंबई में अच्छा काम कर रही है बीजेपी। लग रहा है कि अगले इलेक्शन में बीजेपी ही आएगी। अब अगर ये सूत्र देखा जाए तो 150 सीटों के लिए अर्बन एरिया वाली, मुंबई के ही देखा जाए तो 100 सीटों के लिए बीजेपी अच्छा आंकड़े ला सकती है। अगर इनको रोकना है, उसमें एनसीपी तो वहां कुछ नहीं कर सकती। अगर बीजेपी को रोकना है तो कोई और नया खिलाड़ी मैदान में उतारा जाना चाहिए, क्योंकि शिवसेना के बस की बात तो अभी रही नहीं है। नहीं। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आगे लाकर ये नया खेल खेला जा रहा है। ये नया खेल ऐसा है अंजू जी कि अगर मन से वोट लेती ही है, मान लिया कि बीजेपी का वोटर मनसे के साथ नहीं जाएगा, मान लिया चलो बीजेपी का वोटर बहुत ही परफेक्ट है, वो अपनी दाग जमा चुका है, वो अपने बीजेपी को मान चुका है, वो मोदी के लिए जाएगा, ये भी मान लिया, तो उसमें भी एक वर्ग है जो बीजेपी के सहनशील रवैये को स्वीकार करता नहीं है। उसको लगता है कि यार क्यों चुप बैठे हैं ये लोग, कुछ ना कुछ तो कर लेना चाहिए। ये एक वर्ग है जो छोटा है, और एक दूसरा वर्ग है जो शिवसेना से निकला हुआ है, जिसको कट्टरता चाहिए, जिसको आक्रामकता चाहिए, जिसको सभाओं में, रैलियों में पटाखे चाहिए, एटम बम चाहिए अपने नेता से। वो ऐसे बातों पे यह विश्वास नहीं करता या उनमें नहीं रमता है वो, तो उसके लिए पर्याय खड़ा हो जाता है महाराष्ट्र नवनिर्माण से। तो यही बात शरद पवार ने भांप ली है, और इसी के लिए शायद राज ठाकरे को आगे किया गया है। वैसे तो राज ठाकरे खुद के दम पे कर रहे हैं या किसी के कहने पे कर रहे हैं, ये तो अभी तक साफ नहीं हुआ है, आगे साफ होता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्शन सामने आते जाएंगे वैसे वैसे साफ होता जाएगा। जरूर राज ठाकरे बीजेपी के वोट नहीं खाएंगे, लेकिन बीजेपी के पास आने वाले वोट तो वो जरूर खाएंगे, और यही एक दिक्कत बीजेपी के लिए है अंजू जी। लेकिन क्या ये भी माना जा सकता है सुशील जी की नूरा कुश्ती खेली जा रही हो राज ठाकरे और शरद पवार के बीच में, और शरद पवार ने ही राज ठाकरे को आगे करके प्लांट किया हो? कहते हैं ना, सोया हुआ शेर था उसे जगा दिया है, इसीलिए वो 2 अप्रैल से इस तरह से दनदना रहा है। क्या ऐसे भी हो सकता है? नूरा कुश्ती आप जानती है ना, मध्य प्रदेश से इसका जन्म हुआ था। एक नूरा नाम के व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में अपने यहाँ 2 मुर्गे पाले रखे थे, और वो मुर्गों के बीच झुंड लगाता था, उनको लड़वाता था, और उस झुंड में लोग पैसे लगाते थे, और ये नूरा ही था
जो तय करता था कि अपना कौन सा मुर्गा जीतेगा, उसने ट्रेड करके रखा था। तब से ये नूरा कुश्ती वाला मामला सामने आया। अब नूरा कुश्ती का मतलब ही यही होता है कि जिसका परिणाम पहले से तय है। जो भी कुछ दांव पेच लगाए जाते हैं वो तय करके, मतलब ये स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ। ये इसको पकड़ेगा, ये ऐसा दांव लगाएगा, ये इसके पांव के नीचे डाल देगा, कभी थोड़ा सा गिरा देगा, फिर उठा लेगा। ये सारी चीजें पब्लिक को गुमराह करने के लिए की जाती है। यही है नूरा कुश्ती। ये नूरा कुश्ती इतनी फेमस हो चुकी है कि पॉलिटिकल लोग ये आजकल नूरा कुश्ती ही खेल रहे हैं। अगर राज ठाकरे बढ़ते हैं तो नुकसान बीजेपी का है, नुकसान शिवसेना का है। ये शरद पवार भाप नहीं लेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शरद पवार ही इसके पीछे हो सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि राज ठाकरे, मतलब एक अकेले मैं ये आरोप राज ठाकरे पर ये नहीं लगाता हूं कि राज ठाकरे ही खुद अपना बार बार निर्णयों को बदलते रहते हैं, मुद्दों को बदलते रहते हैं। पहले राज ठाकरे की शुरुआत शिवसेना के खिलाफ थी, फिर मराठी मानुस के लिए थी, फिर हिंदुत्व की तरफ आ गए, फिर ब्लूप्रिंट कुछ बीच में आ गई थी। ये वाले मुद्दे राज ठाकरे करते हैं, ये सबको पता है। मैं इतना ही कहता हूं कि राज ठाकरे की पार्टी स्टार यार कलाकार वाली है। मतलब ये स्टार यार और कलाकार के सिवा किसी का ज्यादा नहीं सोचते हैं और किसी मुद्दे पर ज्यादा नहीं टिकते हैं। लेकिन ये अपराध तो सब पार्टियों ने किया है ना। शिवसेना स्थापना ही हुई थी मराठी मानुस के लिए, उससे हटके शिवसेना फिर गई मुस्लिम लीग के साथ, शिवसेना कांग्रेस के साथ भी गई, और फिर अचानक शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गई, जिससे शिवसेना ने कई लाभ ले लिए। एनसीपी की स्थापना हुई थी वो भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। सोनिया गांधी विदेशी मूल की है, वो देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, इसलिए शरद पवार ने संताप कांग्रेस बना ली थी। संताप जानती है ना आप? संताप कांग्रेस मतलब वो गुस्सा वाली कांग्रेस नहीं। संताप मतलब गुस्से से बाहर आए तीन लोग, संगमा से सम, तारिक अनवर से ता और पवार से प, ये संताप कांग्रेस है। तो इसको छोड़ दिया और अगले ही महीने कांग्रेस के बीच जाके बैठ गए शरद पवार। तो शरद पवार भी अपने निर्णय और ये बदलते आए हैं सारी चीजें। तो बदलना पॉलिटिकल पार्टियों की फितरत ही होती है। जो भी कुछ मुद्दा चलेगा ऐसा लगता है वो उनको ले लेते हैं, लेकिन इस तरह से मुद्दों को बदलकर सामने लाना, ये शरद पवार ही कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ही बनाए गए हैं। ये टीम बी बीजेपी की नहीं है। ये टीम बी अगर हो सकती है तो शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस की हो सकती है, बाकी किसी और की नहीं। ये अनुमान है, ये तर्क है, ये निष्कर्ष नहीं है, ये तर्क है। मैं यही बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ इसमें बना बनाया या स्क्रिप्टेड है तो वो स्क्रिप्ट एनसीपी की हो सकती है। अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं है, राज ठाकरे को ऐसा लगता है कि अब हिंदुत्व की बात लेकर हम चल सकते हैं, तो राज ठाकरे अपने स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं, तो भी ये नुकसानदायक साबित होने वाला है बीजेपी को। तो फायदा कुल मिलाकर इन सारी बातों में एनसीपी का लग रहा है। अगर वो चाहते हैं वैसा ही सब कुछ हो रहा है तो। अंजू जी, लेकिन सुशील जी, एक तर्क ये भी है कि राज ठाकरे मराठी मानुस की राजनीति करते थे, लेकिन अब हमने देखा है कि जो पिछले एक महीने से वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बीजेपी क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ पुरानी वाली राजनीति करेंगे तो बीजेपी उनके साथ नहीं आएगी। ये बात महाराष्ट्र में बीजेपी के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी बार बार कही है। तो आपको लग रहा है कि कहीं वो बीजेपी के पाले में जाने के लिए हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, अयोध्या जाने की बातें कर रहे हैं और खुद को ज्यादा कट्टरवादी हिंदूवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये भी हो सकता है? जी जी जी, ये बात थोड़ा सा अपने पहले विश्लेषण से अलग होगी। मतलब हमने जो अनुमान लगाया था, तर्क लगाया था, थोड़ा सा अलग होगा। इसमें एक अलग तर्क लगाना पड़ेगा। अब राज ठाकरे अलग हुए हैं, वो किसको फायदा किसको नुकसान, ये वाली बात अलग है। अब राज ठाकरे अलग हो गए हैं, मतलब वो हिंदुत्व की बात लेकर चल रहे हैं। अब राज ठाकरे जाएंगे किसके साथ,
पूरे महाराष्ट्र में तो राज ठाकरे की पार्टी की इतनी ताकत तो है नहीं कि वो अपने बलबूते पर लड़े। हालांकि एनसीपी या शिवसेना के लोग कहते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से लड़े, वो लड़कर दिखाए, क्योंकि वो बीजेपी के साथ न जाए, इसीलिए ये कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राज ठाकरे को साथ में लेना एक बड़ी दिक्कत है। और दिक्कत यह है कि उत्तर भारतीय और बिहारी लोग राज ठाकरे अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो वहां बीजेपी को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक जो किया है उन्होंने, अरे पकड़ पकड़ के मारा है टैक्सी वालों को, लॉन्ड्री वालों को, रिक्शा वालों को, काम करने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के मारा है, यूपी और बिहारी लोगों को। तो उनमें जो राज ठाकरे की मनसे की दहशत है वो वहां बताकर आए। पिछली बार एक उत्तर भारतीयों से संवाद कार्यक्रम भी राज ठाकरे ने मुंबई में किया था, जिन्होंने मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आपको किस तरह से काम करना चाहिए, आपको मराठी में बात करनी चाहिए, इस भूमि में समरस होकर रहना चाहिए, ऐसी बातें उन्होंने कह दी थी उत्तर भारतीयों के संवाद कार्यक्रम में। तो राज ठाकरे को अगर किसी के साथ जाना है तो अकेली पार्टी बचती है भारतीय जनता पार्टी, अगर किसी के साथ जाना है, क्योंकि वो एनसीपी के साथ तो अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि नूरा कुश्ती ओपन हो जाएगी। अगर जाते हैं तो नूरा कुश्ती थी ऐसे ही कहना पड़ेगा। शिवसेना के साथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस तो दूर छोड़िए, मतलब वो वाली बात है ना, हमारे मराठी में एक कहावत है, एकादशी घरी शिवरात्र गेली। नंगे के घर नंगा जाए तो ठंड में मरेगा ना, और नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। कांग्रेस के साथ जाके राज ठाकरे के पल्ले क्या पड़ने वाला है। वैसे ही वो खुद को खड़ा करने की कोशिश में है राज ठाकरे, वहां कांग्रेस धाराशायी होके पड़ी है। वो दोनों एक दूसरे को साथ लेके तो चल नहीं सकते। अब एक ही पर्याय बचता है राज ठाकरे के पास, वो है भारतीय जनता पार्टी। वहीं जाना है, और वहां जाना है तो खुद की सारी छवियों को ठीक करना पड़ेगा। वैसे तो आपने बता ही दिया है कि चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि आपको उत्तर भारतीयों के मन में आपकी प्रतिमा सुधारनी चाहिए, तभी हम एक हो सकते हैं। इसीलिए अयोध्या का चुनाव है। हिंदुत्व का मुद्दा कम है वहां पर, इसीलिए अयोध्या का चुनाव है। वहां जाऊंगा, रामलला के दर्शन भी हो जाएंगे और जाके उत्तर भारतीयों से बातें भी हो जाएंगी, और कह पाएंगे वो कि हाँ भाई, अब हम भाई भाई है, आप मुंबई में जरूर रहो, लेकिन मराठी संस्कृति को स्वीकार कर रहो, मराठी आदमियों को हक को न मारो। ये बातें होंगी, कुछ जोड़ जाड़ वाली बातें होंगी। फिर हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, वो गीत गाया जाएगा, और उसके बाद थोड़ी सी प्रतिमा में सुधार होना जरूर हो जाएगा। अभी अयोध्या क्यों, यही एक सवाल सबके मन में है। मतलब चुनाव तो दूर है, क्या अयोध्या का परिणाम अभी रहेगा? राज ठाकरे के इस दौरे का परिणाम क्या इलेक्शन तक रहेगा? क्योंकि मुंबई के इलेक्शन भी आने हैं, तो उसके लिए नवंबर दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या नवंबर दिसंबर तक इसके परिणाम रहेंगे? जी, ये परिणाम के लिए नहीं है, ये मन परिवर्तन के लिए है, दिल में जगह बनाने के लिए है। अयोध्या जाके दिल में जगह बनाने की प्रोसेस को शुरू किया जाएगा, जो अक्टूबर नवंबर तक चलती रहेगी। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि बीजेपी के साथ जाना है, और तब जाके कहीं फायदा हो सकता है। वरना बीजेपी मुंबई पाने के लिए तो राज ठाकरे को साथ ले लेगी, लेकिन वहां बिहार में और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अंजू जी, अब बीएमसी चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या राज ठाकरे अगर इसी गति से आगे बढ़ते रहे और वो मुद्दे उठाते रहे जो कभी शिवसेना उठाती थी, उसी अंदाज में उसी तरीके की पोस्टरबाजी करते रहे, तो क्या वाकई वो नुकसान पहुंचा सकते हैं शिवसेना को? जी, शिवसेना को तो नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि शिवसेना खुद बैठी है अपना नुकसान करने के लिए। एनसीपी को उसने साथ ले लिया है, अब एनसीपी को अच्छी जगह देनी पड़ेगी। शायद महाविकास आघाड़ी मिलकर चुनाव लड़े न लड़े, लेकिन एनसीपी तो शिवसेना के साथ रहेगी। वो शरद पवार ने भी कह दिया है स्पष्ट रूप से कि हम शिवसेना के साथ है। उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। जब वो नरेंद्र मोदी से मिलकर आए थे ना, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि हम शिवसेना के साथ रहेंगे, आगे के चुनाव भी साथ लड़ेंगे। कांग्रेस का नाम नहीं लिया था। शिवसेना को एनसीपी को साथ रखना ही रखना है। अब पहले एनसीपी जितनी जगह ले लेगी शिवसेना से, उतनी तो एनसीपी की मुंबई की औकात ही नहीं, मतलब है ही नहीं कुछ एनसीपी मुंबई में। शिवसेना के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। वहां कांग्रेस का अच्छा है,
लेकिन एनसीपी कुछ भी नहीं। अगर एनसीपी अपनी जगह दे देती है शिवसेना एनसीपी को, तो बढ़नी तो एनसीपी है और खत्म तो शिवसेना होनी। बिल्कुल। नवाब मलिक का मामला सामने आता है तो क्या हिंदू वोटर्स शिवसेना के साथ रहेगा? क्या नवाब मलिक के साथ स्टेज शेयर करने से शिवसेना को वोट मिलेंगे? यह भी समझ लेना जरूरी है। जैसे ही शिवसेना खत्म होने लगती है, वैसे फायदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को, मतलब राज ठाकरे को ही होना है। तो राज ठाकरे इस इलेक्शन में अपना करिश्मा दिखाएंगे ही दिखाएंगे। जीत कितनी जगह जाएंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन शिवसेना को बहुत जगह हराएंगे, ये तो तय है। चलते चलते एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से एक के बाद एक शरद पवार को घेरा जातिगत राजनीति के मुद्दे पर, धर्म और जाति की राजनीति के मुद्दे पर, क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन, कोई तालमेल हो सकता है? हाँ, राज ठाकरे शरद पवार को घेर रहे हैं जाति वाले मुद्दे पर। उन्होंने अलग ही मुद्दे उठाए हैं, वो हिंदुत्व से जुड़े हुए। जैसे हमारे यहाँ शिवशाहीर बाबा साहेब पुरंदर का मुद्दा उन्होंने उठाया, उसके ऊपर घेरा। जैसे ही शरद पवार ने इसके जवाब देना शुरू कर दिया, देवेंद्र फडणवीस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की लड़ी ही लगा दी। एक बार सीधा 14 फिट धाड़ 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 करके, और देखो शरद पवार कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के ट्वीट और राज ठाकरे के ये भाषण सब यही देते हैं कि ये घेरा जा रहा है, शरद पवार मिलकर घेरा जा रहा है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना स्वाभाविक ही है। अगर कनेक्शन नहीं है तो राज ठाकरे अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो कहीं शरद पवार का मुद्दा राज ठाकरे के पास चला न जाए। इसलिए भी हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी चाल खेल कर रखी हो कि बोलने के लिए आगे कुछ तो होना चाहिए, तो ये भी हो सकता है। मतलब दोनों मुद्दे हैं, अगर दोनों मिलकर घेर रहे हैं, घेरा जा रहा है, नहीं तो अकेले राज ठाकरे के हाथ शरद पवार न लगे, 2-4 अपने भी तो वार होने चाहिए। यही सोचकर शायद देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर की लड़ी लगा दी होंगी। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो परवान पर है इस वक्त महाराष्ट्र में, लेकिन देखना ये होगा कि राज ठाकरे सही मायने में खुद पारी चल रहे हैं या किसी के हाथ का मोहरा बने हुए हैं, इस पर सबकी नजर होगी। और फिर जिस तरह से अयोध्या जा रहे हैं राज ठाकरे, वहां जाकर क्या बोलते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपने फिलहाल जो एक नया गणित समझाया है कि हो सकता है राज ठाकरे एनसीपी की तरफ से खेल रहे हो, जबकि लोगों को दिख रहा है कि वो बीजेपी की तरफ से खेल रहे हो, ये वाकई अपने आप में एक नया एंगल है। और विस्तार से इस मुद्दे पर मेरे दर्शकों को तमाम बातें समझाने के लिए सुशील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।